Today, one of India's true living legends. For over 6 decades, she has regaled us with her voice, a voice that has made people around the world both smile and cry, a voice that has recorded over 40,000 songs in 20 Indian languages, a voice that has moved prime ministers to tears, a voice that has provided strength and inspiration to our soldiers. It's a voice that sweeps across generations, a voice that cuts across borders, a voice that unites music lovers across the world. That voice is the voice of India, and it belongs to none other than Lata Mangeshkar. Lata Didi, welcome to the show. जी आपका स्वागत है इस शो में, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ी कृपा आपकी. Thank you, Didi. Also with us today is a very special audience that is made up entirely of fans of Lata Didi who will get the opportunity today to ask her the questions that they've always wanted to ask her. So let's get on with the show without any further ado. Didi, composers आए हैं, गए हैं, बहुत सारा समय बीता है, लोगों के टेस्ट्स बदल चुके हैं. इन सभी सालों में इस वक्त में अगर कुछ कांस्टेंट रहा है तो वो सिर्फ लता मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज़. बताइए, आपने अपने आवाज़ को, अपनी गायकी को किस तरह से अडेप्ट किया लोगों के टेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए या फिर बदलते समय के साथ? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरी आवाज़ है ये भगवान की देन है, और भगवान की देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि अभी तक मेरी आवाज़ ठीक है और मैं गा सकती हूँ. अब बदलाव तो आता ही रहता है, और जो हम लोगों ने 40s में शुरू किया है काम, उस वक्त जो म्यूज़िक था वो बदलता रहा, और आज जाके म्यूज़िक का एक अलग ही बिल्कुल ये हो गया है, क्योंकि म्यूज़िक अभी वैसा म्यूज़िक नहीं रहा जैसे पहले कभी था जी. मतलब 60s और 70s में जो था जी, जिसे हम गोल्डन ईरा कहते हैं सिनेमा का या म्यूजिक का, वो अब उतना सुनने को नहीं मिलता है. तो उसके साथ मैंने अपने आप को भी ढाला, मतलब जैसा म्यूज़िक आया वैसे मैंने गाने की कोशिश की. जी. दीदी, आपने गज़ल गाए हैं, भजन गाए हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, लेकिन शायद सबसे पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर शायद हिंदी गाने ही रहे हैं, हिंदी फिल्म गाने रहे हैं, ये आप मानेंगी? जी हाँ, हिंदी गाने रहे हैं, इसलिए कि अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के गाने आए, अलग अलग फिल्में बनी, और उस वजह से लोगों को जो अलग अलग म्यूज़िक आया वो अच्छा लगा जी, और पॉपुलर रहा, इसमें कोई शक नहीं. जी. अब मधुबाला से लेकर शायद करीना कपूर तक आपने सभी एक्ट्रेसेस के लिए गाया है, सभी एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज़ दी है. शायद आपकी सबसे पहले हिट गानों में से थी मधुबाला के लिए जो आपने गाना गाया 1949 की फिल्म महल में, आएगा आने वाला. जी हाँ, आएगा आने वाला. चलिए, आपको एक मेमोरी लेन पर लेके जाते हैं, आपको वो गाना, उस गाने की एक झलक दिखाते हैं. जरूर जी. दीदी, आपने हमेशा कहा कि वो आपके सबसे पसंदीदा गानों में से एक है, क्या अभी भी आप वही मानती हैं? जी हाँ, मैं वही मानती हूँ. ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो आप सोच नहीं सकते ऐसे रिकॉर्ड हुआ था कि मुझे जो पहला इसका शेर आता है जी, तो उस शेर के वक्त क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसे चाहिए कि दूर से आवाज़ आती है, तब रिकॉर्डिंग में
इतना ये नहीं था जी। जो आज है। जी आज कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता बिल्कुल, है। आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही तो अलग है। मुझे उन्होंने, समझ लीजिए अभी वहाँ माइक्रोफोन यहाँ है और मुझे खड़ा किया वहाँ दूर, और वहाँ से मैंने गाना शुरू किया शेर, जी और गाते हुए मैं आहिस्ता 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 चल के आई, और जहाँ आएगा आने वाला आता है वहाँ मैं माइक के पास आके आएगा आने वाला गाया। जी तो ये मेरा ख्याल कुछ 20-25 मरतबा मुझे करना पड़ा जी। कि मैं वहाँ से चल के आती थी और गाती थी। फिर वो कहते थे नहीं 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 अभी वो ठीक नहीं हुआ है, फिर से करो। मतलब इस तरह से। तो कितने टेक हुए इस गाने के शायद? जी, कितने टेक हुए इस गाने के दीदी? गाने के टेक तो मेरा ख्याल से उस वक्त ऐसे होता था, कभी 20, कभी 22, कभी 28, मतलब रिकॉर्डिंग। तो गाने के साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया जैसे। एक्सरसाइज भी हुआ और एक अंदर से डर भी था कि बराबर उस वक्त लास्ट लाइन पे वहाँ पहुँचना है। जी। और गाते हुए चलना मुश्किल काम है, जी मतलब मुझे नहीं आता है। जी। खड़े होके गाऊं तो मैं गा सकती जी। हूँ, पर चल के गाऊं ये थोड़ा मुश्किल था, पर वो करना पड़ा और इसलिए वो गाना याद रहा। दीदी 50 के दशक में आपने शायद सभी टॉप के म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। जी शंकर जयकिशन हो, एस.डी. जी। बर्मन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्रन, हेमंत, सभी के साथ आपने जी काम हाँ। किया। आप इन सभी की फेवरेट थी। क्या इस वजह से उनके बीच थोड़ी राइवलरी, प्रोफेशनल राइवलरी, जेलसी नहीं हुई कि आप सभी के साथ काम करती थी? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इतना ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। अब बहुत बिजी थी उन दिनों, बहुत सारे। बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, और सारे काम मेरे पास ही थे। जी। ज़्यादातर मेरे पास काम होते थे, और ये सब सोचने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। और दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं इन बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। अगर किसी को दुख है मेरे से तो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी और अगर लोग मुझसे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। जी तो जी। मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बाकी जो गायिका होती थी वो कभी जलती थी? बहुत पूरा काम तो आप ही के पास था। अब मालूम नहीं जलती होंगी, पर मेरे सामने तो किसी ने नहीं नहीं किया। किया। जी जी। तो आपके सबसे फेवरेट कंपोजर उस वक्त के कौन थे? फेवरेट ऐसा नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। बहुत अच्छी बात उस वक्त ये थी कि हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना अलग स्टाइल था। जी इसीलिए हर आदमी के साथ गाते हुए, मतलब उन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाते हुए हमें एक अलग आनंद मिलता था कि ये इनकी ये स्टाइल है, सलील चौधरी की ये स्टाइल है, जी। शंकर जयकिशन का एक अलग स्टाइल है।